Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As I say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We're joined by esteemed studios by Sanjay Dwivedi ji from the UBT Uddhav Bala Dwivedi साहब नमस्कार UBT सेवा से आपका बहुत बहुत जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम and shortly we'll be joined by Lakshman Sahu ji साहब from the BJP and Kapil Doke साहब from the Indian National Congress. Sanjay Dwivedi साहब आपसे शुरू करते हैं. Today 99th birth anniversary of बाला साहब ठाकरे जी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है. हमारे ऑफिस के बगल में बीकेसी में मगर एकनाथ शिंदे जी को यहाँ पर मना रहे हैं. आप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी थोड़ा आगे अंधेरी में जाके मना रहे हैं. बट ये बहुत दुखद है कि दो सेना हो गया. और उद्धव जी ने कहा कि स्ट्रांगली कि भारत रत्न मिलना चाहिए उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी को एटलीस्ट इन द सेंटेनरी में. हाउ डू यू सी दैट द्विवेदी साहब? आज बाला साहब जी का मैं नमन करता हूं. उन जैसा व्यक्ति विश्व में नहीं मिलेगा जिन्होंने जीवन भर समाज सेवा की लेकिन किसी पद का लालच नहीं किया. जो उन्होंने शपथ ली थी अपने जीवन में उस शपथ को उन्होंने पूरा किया. लोग उनके पास आए, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को मंत्री बनाया. मुझे भी सम्मान करने का उनके साथ मौका मिला था. उत्तर प्रदेश में एक मंत्री को लेके गए थे ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन मंत्री का साहब मेरा पद ना चला जाए, थोड़ा घबराए वो. तो मैंने साहब से पूछा ना साहब कह रहे मंत्री पद ना चला जाए मेरा. यूपी में वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बाला साहब ने कभी भी अपने लिए कोई पद नहीं मांगा, ना संवैधानिक कोई पद नहीं मांगा, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना किसी बात का. और हमारे पास बाला साहब विखे पाटिल आए मंत्री बनने का, मंत्री बनो. फलाना आया मंत्री बनने का, मंत्री बनो. लेकिन ईमानदारी से मंत्री बनो. अगर उसके खिलाफ कोई सबूत आपके पास है तो सबूत मेरे पास लाइए, मैं उसको हटा भी सकता हूँ. ये उनका एक बहुत ही अच्छा मुझे लगा. और उन्होंने उन मंत्री से कहा 3 महीने शिवसैनिक बनिए तब मैं आपको शिवसेना ज्वाइन कराऊंगा. देखिए ये विचार थे उनके. इसी विचार के ओतप्रोत आज हम लोग इतने सालों से इस संगठन में जुड़े हुए हैं. 32-33 साल हमको इस संगठन में जुड़े हो गए. मेरा सौभाग्य कि उनसे मुझे वार्ता करने का मौका मिला. मैं हृदय से नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ. आज जो बात बाला साहब ठाकरे के प्रति उद्धव ठाकरे ने कही भारत रत्न मिलना चाहिए, मेरे पास प्रधानमंत्री जी का हस्ताक्षरित पत्र भी है मेरे पास. मैंने ज्ञापन दिया था महामहिम राज्यपाल जी को 4-5 साल पहले. उसमें प्रधानमंत्री जी ने राज्यपाल के लेटर पे लिखा था कि इन मांगों को हम जल्दी ही इन मांगों को हम स्वीकार करेंगे. लेकिन मोदी जी ने, महामहिम प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी मांग को स्वीकार नहीं किया. तो इस तरह की जो बातें हैं दुखदायी दुख देती हैं कि आप जिनके लिए आप बार बार कहते हो, अपने रेडियो में कहते हो साहब मैं उनके एहसानमंद हूँ, मैं एहसान नीचे दबा हुआ हूँ, लेकिन आज उनको भारत रत्न देने में आपको क्यों लालसा हो रही, जबकि हम लोग मांग कर रहे हैं, माननीय उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं. मैं अभी पत्र आपको दिखाऊंगा. मैंने जो पत्र लिखा उन्होंने जवाब जो दिया है वो पत्र को मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के उसमें साइन है कि इन मांगों पर मैं जल्दी विचार करूंगा, लेकिन आज तक विचार नहीं हुआ. बड़ा दुखद है ये. तो लेकिन आज चूंकि चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम जिनके आप एहसान मानते हैं, जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, उनको भारत रत्न अविलंब देने की बात आपको करनी चाहिए. क्योंकि ये भारत रत्न जो है महाराष्ट्र का गौरव होगा. ये भारत रत्न महाराष्ट्र की शान बनेगा. क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे कि महाराष्ट्र की शान थे और उनके पास जो आता था हम लोग भी मिलने गए, जबकि हम लोग तो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनसे जाते थे, बड़ा हमेशा स्नेह मिलता था. हमारे यहाँ सभासद जीत के आए थे, उन्होंने बुलाया और सभी सभासदों को जो जीते थे यहाँ से पंचायत में कम से कम 150-200 लोग जीते थे यहाँ यूपी से, उन सबका अभिवादन किया, स्वीकार किया, सबको माला पहनाई. तो इस तरह के विचार हमारे माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे थे, जिनके मार्गदर्शन जो हमको मिलता था,
जिनसे हमको जो तेज मिलता था, जिनसे ज्ञान मिलता था, आज वही हमको शिवसैनिक बनने पे मजबूर कर रहा है। एक नाथ शिंदे ने धोखा दिया, उनको बाला साहब ठाकरे की बात अगर पता होती कि गद्दारों से, वो हमेशा गद्दारों से कहते थे कि आपको लात मार के भगा दो जो भी गद्दार हो। गद्दारी करना कभी माननीय बाला साहब ठाकरे को पसंद नहीं था, और अगर उन्होंने गद्दारी की, लेकिन उन्होंने गद्दारी मजबूरी में की, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि सीबीआई से डर गए, ईडी से डर गए, मुख्यमंत्री बनने का लालच आ गया। लेकिन देश जानता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति में धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। आज ईश्वर ने दिखा दिया उनको कि जो मुख्यमंत्री बने थे, आज उनको मंत्री बनना पड़ा, और क्या स्थिति है कि उनके शिव सैनिक आज 2-2 घंटे की सड़क जाम कर रहे हैं। शायद ये बड़ा सोचने का विषय है महाराज जनता के लिए। द्विवेदी जी, क्या बाला साहब ठाकरे जी आज खुश होते हैं? वी वेलकम लक्ष्मण साहू जी साहब। साहू जी साहब, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार जी। साहू जी साहब, द्विवेदी साहब से वही बात कर रहे थे, बाला साहब ठाकरे जी का 99 बर्थ एनिवर्सरी। आप किस प्रकार से देखते हो? आप पे एक्यूजेशन है साहू जी साहब की आपने शिवसेना को तोड़कर यूबीटी बना दिया और एक्चुअल शिवसेना बन गया, और एक्चुअल शिवसेना एक नाथ शिंदे जी का हो गया। आप पे ये आरोप है साहू जी साहब। साहब अभी इसका तो जवाब देंगे, लेकिन कल 24 तारीख है। हाँ हाँ। हमारे यहाँ नासिक में त्र्यंबकेश्वर में हाँ 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 निवृत्तिनाथ जी के यात्रा का माहौल बना है। वाह। जो 25 तारीख को शक्तिला एकादशी है, हाँ हाँ उस वक्त त्र्यंबकेश्वर में निवृत्तिनाथ की बहुत बड़ी यात्रा होती है हमारी। हाँ 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 हाँ। तो और कल अमित जी शाह त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं। ओके। इस माहौल में अभी हम है, आज 23 तारीख है। हाँ हाँ। श्रद्धेय बाला साहब जी की जन्मतिथि है। बिल्कुल। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी महाराज जी की आज पुण्यतिथि है। वंडरफुल। और दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस नेताजी इनकी भी जन्मतिथि है। हाँ हाँ हाँ। तो 23 जनवरी का जो महत्व हमारे लिए है, ये लड़वैया नेताओं का दिन है। सही है, बिल्कुल। जिन्होंने जिंदगी में सबके साथ देश के लिए संघर्ष करने के लिए सिखाया। क्या बात। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। ये एक आजादी का, जैसे वंदे मातरम का मंत्र रहा है, वैसे ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कोई देश के लिए नेता ने युवकों को कहना और आजाद हिंद फौज की निर्माण करना, इसके लिए भारत के स्वतंत्रता का इतिहास और जो जैसे जुड़ा हुआ है, तो नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस को कोई भूल नहीं सकता। बिल्कुल। उनको मैं उनके जन्मतिथि पर आज अभिवादन करता हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसे आपने चर्चा की शुरुआत की, हाँ हाँ, कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी, बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा देर से ज्वाइन हुआ। हाँ हाँ। द्विवेदी साहब नमस्ते। नमस्ते सर। क्या बात। जय श्री राम। द्विवेदी साहब का हमारा जरा एक अच्छा रिश्ता बनेगा आगे जाकर, मुझे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री भले भले ऑपोजिशन में हो, मगर हर हर महादेव। वेवलेंथ बरोबर है। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। जय शिवाजी। तो बात ऐसी है साहब, बाला साहब ठाकरे जी को हम भूल नहीं सकते। जैसे जैसे उन्होंने जो बातें की, मैंने थोड़ी सी अधूरी सुनी, पूरी बातें मैंने सुनी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तिलांजलि उद्धव ठाकरे साहब और उनके सहयोगी लोगों ने दी है। तो उनका विचार आगे लेके जाना चाहिए। और आज जन्मतिथि पर उद्धव ठाकरे जी और उनके सहयोगी संजय राउत के साथ बाला साहब ठाकरे के जो गुणगान गा रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी का विचार को तिलांजलि देकर उनको कोई हक नहीं बनता बाला साहब ठाकरे जी के बारे में संजय राउत को उद्धव ठाकरे अरे भैया अपनी पार्टी के उनका विचार एक नाथ शिंदे और उनके सहयोगी लोगों ने रखा है। अगर तिलांजलि दे दी होती हमने,
तो हमको 10% वोट नहीं मिलता, 20 सीटें नहीं बात मिलती। ऐसी है, आप देखिए एकनाथ जी शिंदे जी, एकनाथ जी शिंदे और उनके सहयोगी लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का विचार जिंदा रखा है। आपने तो पार्टी छीनवा दी हमारी। अभी मुझे बोलने दो ना, अब द्विवेदी जी मुझे बोलने दो ना, आपकी बात मैंने सुनी है, अधूरी सुनी है या पूरी भी सुनेंगे? आप द्विवेदी जी आपको पूरा मौका मिलेगा। बोलूंगा बीजेपी खिलाफ तो आपको कष्ट होगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको अगर भावांजलि, सुमनांजलि, श्रद्धांजलि, हमको अभिवादन बाला साहब ठाकरे जी को देना है तो हम सच बोलेंगे। सच हमें बोलना, अभी कम से कम उनके जन्मतिथि पर सच बोलना चाहिए। सच ही हम बोल रहे हैं। उनको विचारों को तो तिलांजलि दे दी है। उन्होंने बोला था मैं मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा लेकिन सोनिया गांधी के साथ में नहीं जाऊंगा। सोनिया गांधी के साथ नहीं जाना था ना, उन्होंने कहा मैं बंद कर दूंगा हमारी पार्टी। हमारे देखिए, सुन लीजिए इसका जवाब मुझे बोलने दो ना, मेरी बात पूरी होने दो ना। द्विवेदी जी उनको पूरा करने दो ना, 2-3 मिनट के बाद आपके पास पूरी होने दो। बोले साहब, आपको क्या गलत या सही मेरे कहने को क्या अधिकार है? मेरी जो बात रखनी है मुझे रखने दो। बोलो साहब जी साहब, बोलिए साहब जी साहब। बात ऐसी है साहब, बाला साहब ठाकरे जी के जीवन में उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है, उन्होंने जो रुख अपनाया था, बोलिए साहब जी साहब, उन्होंने जो रुख अपनाया पूरा, और जिस तरह से हमको सीख दी है महाराष्ट्र के युवकों को, वो हम भूल नहीं सकते ना। महाराष्ट्र को किस तरह से आगे ले जाना है, महाराष्ट्र का देश के राजनीति में क्या योगदान है, क्या रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो हमको सीख दी है वो हम भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल सुन रहे हैं साहब, बिल्कुल आ रहा है, वी कैन हियर यू साहब जी साहब। यस, तो बात ऐसी है कि उन्होंने जहां तक मुंबई महानगर पालिका हो, महाराष्ट्र हो, हिंदुत्व हो, चाहे कोई भी राजनीति के दिशा निर्देश जो बाला साहब ठाकरे जी ने दिए वो हम भूल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जो देश का नुकसान जिन लोगों से हो सकता है, देश का नुकसान जिन लोगों ने किया है, उनके बहुत सही उपदेश था। और उस उपदेश से अगर आगे जाना है तो सोनिया गांधी के साथ शिवसेना जाना, ये उनके विचारों को सीधी तिलांजलि है। तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हम सह नहीं सकते हैं। राजनीति में विचारधारा का विरोध करना, साथ में जाना, थोड़ा बहुत अंतर से हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरी विचारों को तिलांजलि देकर जो विचारधारा हमने अपनाई है, जिसके ऊपर ठान बनी रहना चाहिए, उसको तिलांजलि देकर उन्होंने अगर सोनिया गांधी जी के साथ गया, आज देश के सामने जो चुनौतियां है, जिस तरह से देश तोड़ने की साजिश हो रही है, जिस तरह से जातिवाद बढ़ाया जा रहा है, बात ऐसी कि बाला साहब ठाकरे ने जातिवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। यह भूलना नहीं चाहिए उनका बात। आज जातिवाद को बढ़ावा देने का, धार्मिक संप्रदाय में झगड़े लगाने का जो कांग्रेस काम कर रही है, देश तोड़ने की साजिश में जो कांग्रेस काम कर रही है, उसके साथ जब उद्धव जी ठाकरे जब जाते हैं तो फिर बाला साहब ठाकरे के जन्मतिथि पर हम ये याद कर सकते हैं। आज ज्यादा हमको ज्यादा उसका ये होता है, ज्यादा आज असर ज्यादा होता है विचारों का, उससे ज्यादा तीखे तेवर हो सकते हैं ऐसी बातों में। और हम अगर झूठ बोलेंगे, सिर्फ तुष्टिकरण की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए आगे जाकर आज दावोस में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस जिस तरह से एक यशस्विता लेकर महाराष्ट्र में आए हैं, तो ये किस वजह से हुआ? सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के सरकार में ये मुनासिब था, ये हो सकता था, ये नहीं हुआ था। और आज जो हुआ है उसके लिए बाला साहब ठाकरे जी का याद करना हमको आज के दिन बहुत जरूरी लगता है। द्विवेदी जी बोलिए। द्विवेदी जी देखिए, मैं प्रधानमंत्री सिग्नेचर दिखा रहा हूं आपको। हाँ, ये मैंने महामहिम राज्यपाल जी को 2016 में एक पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था, जिसमें बाला साहब ठाकरे, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी पत्र दिखाऊंगा, जिसमें बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की बात कही थी। अभी हमारे बड़े लक्ष्मण जी बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहे थे।
कि वो इतने इतने विचार हैं, हम विचार को हमने खो दिया है और हम विचार के अलग हो गए हैं। और क्या दिखा रहे? ये सबसे ज्यादा ये प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि भारत रत्न देने के लिए जो मैंने ज्ञापन दिया था उसके बारे में उन्होंने कहा था कि मैं ये देखिए ये रामनाथ जी का चित्र पत्र है जो उन्होंने भेजा था, रामनाथ जी का पत्र भेजा था। मैं भी आपको मीडिया से व्हाट्सएप किए देता हूँ, ये पत्र मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। भारत रत्न के लिए क्या है भारत रत्न के लिए भारत रत्न की मांग हमने की थी। इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपके विचार करूंगा आपके पत्र पे और भारत रत्न दूंगा उनको। और आप इतनी लंबी लंबी अभी छोड़ रहे हैं, क्या भारत रत्न उनको मिल गया? क्या बाला साहब ठाकरे भारत रत्न दिया गया क्या? चलो हम तो निकल, हम तो नहीं, हम आप कैसे कर सकते हैं? बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न देना ये आप मांग रख रहे, ये तो हम भी कहते हैं ना, उसमें क्या हम क्या उसमें क्या दो राय किसी के हो सकती है क्या? तो भैया क्यों नहीं मांग रहे जैसे कि कोई खिलाफ है उसके? अभी तक मिला क्यों नहीं? नहीं अब देखो अभी तक क्यों नहीं मिला? मैं पूछ रहा हूँ, 11 साल हो गए हैं। आप भारत रत्न बाला साहब ठाकरे जी का गौरव करना चाहते हैं। अभी तो हमारी सरकार आई है, अभी इसके बारे में अभी ये सोचने जा रहे हैं, अभी ये सोच हो रही है। इतना ध्यान रखो, इतने आपकी भारत रत्न की लाइन चल रही है कांग्रेस की आज तक की। कांग्रेस ने भारत रत्न जिसको दिए उसकी जरा लाइन देखो ना। सरकार चल रही है आज तक हमारी सरकार आने के बाद दिए हुए भारत रत्न के लाइन और पहले दिए हुए भारत रत्न की लाइन आप जरा देखो। आपको गांधी परिवार के अलावा भारत रत्न ऐसा समझ लिया था। 11 साल हो गए हैं और कभी बाला साहब ने जांच की। देखिए भारत रत्न जिन लोगों को श्रद्धा पूर्वक दिया है उनकी लाइनें 2014 से पहले का देखिए, 2014 के बाद में देखिए ना। आप अगर इतना चिल्ला के बोल रहे हो तो हम क्या कहते हैं उसके बारे में? भारत रत्न कांग्रेस ने 50 साल में कौन से कैसे दिए और अभी 14 के बाद में कैसे दिए? राष्ट्रपति पुरस्कार 14 के साल पहले कैसे दिए, 14 के बाद में किस तरह से दिए? ये जरा आप देखिए। अगर स्टडी करना है तो स्टडी करके देखिए। द्विवेदी साहब, अब बोल चुका तो मैं बोलूं? द्विवेदी साहब आप बोलिए बिकॉज आज एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना जो ओरिजिनल कहते हैं, कहा कि उद्धव जी को माफी मांगना चाहिए महाराष्ट्र से, कि बाला साहब ठाकरे जी के जो आइडियोलॉजी है उससे बहुत दूर जाके कांग्रेस से हाथ मिला दिया। तो मैंने आपके नेशन नाउ वाले चैनल पे मैंने तीनों पत्र भेज दिए हैं। हाँ। इसको आप मंगा के चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बात कर लूं पहले लक्ष्मण दास जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बाला साहब हमारे साबिर शेख जी मंत्री थे। साबिर शेख जी मंत्री थे हमारे यहाँ, वो मंच में बैठे हुए थे। ये वीडियो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, आप चेक कर लीजिएगा, ना हो तो मैं भेज दूंगा आपके पास। बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट बाला साहब ने उस मंच पे कहा कि मैं जाति पात की राजनीति नहीं करता हूं। आज मेरे साथ मुसलमान भी हैं और साबिर शेख जैसे मुसलमान हमारे साथ में हैं, जिनके साथ में उनको मैंने मंत्री बनाया हुआ है और उनके बराबर मंच में बैठे हुए थे। तो ये तो जो बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, ये आधी अधूरी ज्ञान वाली बातें करते हैं। अगर उनको बाला साहब को देखना है, वो एक विचारक थे, उन्होंने वो विचार अपने रखते थे। उन्होंने जिस तरह से मदद की लोगों की, वो मदद करते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है? चुनावों को मात दे दी, चुनाव खरीद लिया, ईडी खरीद लिया, सबको खरीद लिया। आज सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बातें करते थे और भ्रष्टाचारियों को अपने पास भर लिया। जिनको कहते थे भ्रष्टाचारी है ये, हम तो नहीं कहते थे, तो ये जिनके लिए कहते भ्रष्टाचारी है वो सब इनकी आज पार्टी में कोई मंत्री बना हुआ है, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई मंत्री बनने की लाइन में। जिस सरकार में 2 घंटे का मतलब चक्का जाम हो जाए, हाईवे जाम कर दिया जाए, उस सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उसी सरकार के सहयोगी जो है वो बताइए 2-2 घंटे चक्का जाम कर रहे हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब कहने का ये है कि इस तरह की सरकार शायद हमने देखी नहीं होगी। जिस मुख्यमंत्रियों को लेके इन्होंने जनता के बीच में गए कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री चेहरा है, इसके अनुसार हम लड़ रहे हैं। लड़का बहू योजना कौन लाया था? तब देवेंद्र फडणवीस जी कहना चाहिए था कि भैया एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। लेकिन इनको उसमें चाहिए क्योंकि इनको संकट तोड़ना था,
देखिए बात बिल्कुल सही आ जाती है, सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य सामने आ जाता है। उस समय इनको जरूरत थी संगठन तोड़ने की, इन्होंने मुख्यमंत्री का लालच दिया और एकनाथ शिंदे उस लालच में फंस गए। जबकि एकनाथ शिंदे 2019 में सबसे ज्यादा विरोध करने वाले एकनाथ शिंदे थे। ये हमारा, हम नहीं कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन चूंकि लालच, स्वार्थ, डर, भय, इसके कारण एकनाथ शिंदे आज इनके पास आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि अगर शिवसेना धनुष्मान एकनाथ शिंदे को न मिलता तो शायद एकनाथ शिंदे का वजूद खत्म हो जाता। जिस तरह हमने लड़ा, शिवसेना उद्धव बाला के चुनाव चिन्ह पे लड़ा, मसाल चुनाव चिन्ह पे लड़ा, हमको 10 से 12% वोट मिला, 20 सीटें मिली हमको। और हमारे जो प्रत्याशी हारे वो कहीं 500 से हारे, कहीं 1000 से हारे, कहीं 2000 से। हमने कड़ी फाइट दी। इसके बाद देखिए जनता ने हमको सराहाया, ऐसा नहीं हमको जनता ने नहीं सराहाया। अगर हम उद्धव बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेके नहीं चल रहे होते तो शायद आज हम कहीं किनारे बैठे होते, आज हम कहीं होते ही नहीं। राज ठाकरे जी क्या हुए, वो 1.25% वोट बैंक आया उनका, क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति हमारी हो गई होती। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र की जनता जानती है, वो अलग बात है, क्योंकि चुनाव में वोट पड़ता है। कपिल डोके साहब, सावजी साहब, कपिल डोके साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज जॉइंड आवर। डोके साहब, वेलकम टू द शो। कपिल डोके साहब, वेलकम टू द शो। बर्थ एनिवर्सरी, 99th बर्थ एनिवर्सरी बाला साहब ठाकरे जी का। यहां पर दो गुट, शिवसेना, एक्चुअल शिवसेना और यूबीटी दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी गुट ने आरोप किया है कि आपने, कांग्रेस ने उद्धव जी को साथ में लेके सेक्युलर बना के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से, आइडियोलॉजी से बहुत दूर लेके गए। कपिल डोके साहब, सबसे पहले तो आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की 99th बर्थ एनिवर्सरी है। मैं उनको अभिवादन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, किसने आरोप किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया कि शिंदे गठ ने किया? सभी, बीजेपी भी कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी गठ भी कर रहे हैं, ऑल जितने महायुति के हैं सभी के विचार है। सभी के विचार है कि कांग्रेस ने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आपके साथ लेकर सेक्युलर बना दिया। सेक्युलर जो एकदम बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और जिन्होंने कहा था कि मैं कभी जिंदगी में कांग्रेस के साथ जाऊंगा नहीं, आज कांग्रेस के, उनका कहना है, गोद में बैठे हुए। और सावजी साहब भी बोल रहे थे, लक्ष्मण सावजी साहब भी बोल रहे थे अभी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का इस महाराष्ट्र में जो योगदान रहा है वो कोई भी अमान्य नहीं कर सकता। बाला साहब ठाकरे जी का कार्य, कर्तृत्व और बाला साहब ठाकरे जी का जो रुबाब मराठी में अपन बोलते हैं वो तरीके का था कि जो हर एक के दिल पे नाच करे, हर एक के दिल पे, वो बाला साहब ठाकरे आज भी अमर है। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे जी को लाके ये कर दिया। अब शिंदे गुट को ये बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि 2019 में जब महाविकास आघाड़ी का सरकार बना था, उसी सरकार में इनके जो मुखिया है, जो अभी नगर विकास मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, वो तब भी नगर विकास मंत्री करके मलिदा खाने में व्यस्त थे। अब महाविकास आघाड़ी के सरकार में जब इन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, तब कहा गया था इनका ये, इन्होंने बाला साहब ठाकरे जी ने सर्वसामान्य शिव सैनिक को, म्हणजे वो जळगाव का जो गुलाबराव पाटिल मिनिस्टर है, वो बोलता है हमेशा, कतलिया कई सांप बदल लेते हैं, पुण्य के आड़ में पाप बदल लेते हैं, और मतलब के लिए तो कई लोग अपने बाप बदल लेते हैं। अब वही गुलाबराव पाटिल जी का बाप उद्धव ठाकरे छोड़ के एकनाथ शिंदे कब हो गया, वो उनको पूछना बहुत बड़ी बात है, पॉलिटिकल बाप। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जी को तब क्यों नहीं रोका इन लोगों ने? उद्धव ठाकरे जी ने सब लोगों को पूछा था, उनकी पार्टी मीटिंग हुई होंगी, एकनाथ शिंदे जी उनके गठ नेते थे, तब एकनाथ शिंदे जी की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि मैं बाला साहब के विचार का सच्चा सैनिक हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो भी उद्धव ठाकरे बना रहे हैं, तो फिर इन्होंने ताकत दिखाना था कि नहीं, मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं शिव सैनिक हूं, मैं आमदार बन के रहूंगा, मैं नहीं बनूंगा। तब भी ये लीडरशिप कर रहे थे, तब भी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई इन लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, इन लोगों का जीना हराम कर दिया, तब ये एक एक करके उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के, महाविकास आघाड़ी को छोड़ के भाजपा में जाने के लिए, देखो ना आप, वो यामिनी यादव उनके साथ गई थी,
यामिनी जाधव की ईडी की कार्रवाई का क्या हो गया? प्रताप राव सरनाईक ने लेटर लिखा था, क्यों गए? वो क्या हिंदुत्व के लिए गए प्रताप सरनाईक? प्रताप राव सरनाईक ने लेटर लिखा था कि उद्धव ठाकरे साहब, ये ईडी सीबीआई के लोग हमें अच्छे से जिंदगी जीना है, हमें अच्छे से अब जीना पड़ेगा, तो आप भाजपा के साथ चलो। प्रताप राव ने लिखा था। ये सब लोग ईडी सीबीआई के लिए गए और भाजपा वालों ने तो बाला साहब ठाकरे जी का, भाजपा वालों का एक ये है प्रादेशिक पार्टी को खत्म करना। बाला साहब ठाकरे अगर रहते थे ना, वो भाजपा वाले को क्या बोलते थे? कमड़ी 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 मनाए, कमड़ी। भाजपा वाले, बाला साहब ठाकरे रहते थे ना, तो भाजपा वाले को सबसे पहले सीधा करने का काम करते थे, क्योंकि प्रादेशिक पार्टी के अस्तित्व को हाथ घालने का काम भाजपा करती है। उद्धव ठाकरे जी को भी खत्म करने का प्रयास किया। अब देखो ना हालत क्या है एकनाथ शिंदे जी की। जो आदमी 2 महीने पहले इस राज्य का मुखिया था, अब एकनाथ शिंदे जी सरकार में है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति है। भाजपा वालों ने बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शरद पवार जी बाला साहब ठाकरे जी के दोस्त है, करीबी दोस्त थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाने के लिए एक पड़ाव किया। उसके कांग्रेस ने भी, सोनिया गांधी जी ने, पहले सोनिया जी नहीं बोल रही थी, लेकिन जब सब बातें हो गई, सब बोल दिया कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, तो हाउ बोल दिया। उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व शेंडी जानव्याचं हिंदुत्व नाही। शेंडी जानवा जो बोलते ना अपन, शेंडी और जानव, वो हिंदुत्व नहीं। उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व वो प्रबोधनकार ठाकरे जी का हिंदुत्व है। इसलिए सेक्युलर बनाया बनाया सब झूठी बात है। बाला साहब ठाकरे के जयंती के दिन भी शिवसेना, शिंदे गुट वाले और बीजेपी वाले लोगों ने उनके बारे में सच बोलने की ताकत रखना चाहिए। साहब जी साहब, आप सुने सब। साहब जी साहब, आप लोग का आरोप था कि सेक्युलर बन गए, विचार छूट गए बाला साहब के। साहब जी साहब, यू हर्ड, आपने सुना? बोले सर। मेरा कपिल डोके साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कपिल डोके साहब कांग्रेस के। जो देश तोड़ने की साजिश जो कांग्रेस हमेशा करती है, कांग्रेस का रवैया हमेशा देश को साथ में, देश को जोड़ने का कभी भी नहीं रहा है। घोषणा कुछ भी करो, लेकिन देश तोड़ने की साजिश कांग्रेस की हर जगह भी दिखती है। चाहे 370 का विरोध हो, चाहे राम मंदिर का विरोध हो, चाहे कोई योजनाएं, स्कीम होने दो, तो ये सब देश तोड़ने की साजिश में जब कांग्रेस व्यस्त है, तो कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता देश के बारे में, हिंदुत्ववाद के। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी जो बोले मुझे अच्छा लगा उनके मुंह से। लेकिन जैसे उद्धव जी ठाकरे ने राजीव गांधी की तस्वीर के आगे अगरबत्तियां जलाई, बाला साहब ठाकरे के तस्वीर के सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अगरबत्ती जलाई क्या? आज पूछो जन्मदिन पर भारतवर्ष में, आज पूरे भारत भर में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के तस्वीर को माला पहनना या अगरबत्ती जलाना, ये आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी करेंगे क्या? तो बात करो। जैसे नरेंद्र मोदी ने जलाई, नरेंद्र मोदी ने जलाई, नरेंद्र मोदी ने जलाई क्या? नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे जी के सामने जलाई क्या? दिखाओ फोटो। नरेंद्र मोदी जी ने जलाई क्या? नरेंद्र मोदी जी ने अगरबत्ती जलाई क्या? बाला साहब ठाकरे के विचार के ठेकेदार अगर आप खुद को समझते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे के फोटो तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई क्या? विचार को तिलांजलि नहीं दी हमने। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तात्विक विचार पर चर्चा होनी चाहिए। तरफ से नहीं होता। आप राहुल गांधी ने तस्वीर जलाई, नरेंद्र मोदी ने जलाई क्या? ये बोला सिर्फ पहले, नरेंद्र मोदी ने जलाई क्या? नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को अभिवादन किया क्या? कांग्रेस वालों की नहीं जलाई आरती कभी, हमने कांग्रेस वालों की आरती कभी चलाई नहीं है। वो आपके संस्कार का भाग है। अरे जिन राजीव गांधी ने, जिन इंदिरा गांधी ने देश खड़ा किया, और राजीव गांधी, इनके आरती नहीं चलाई हमने। आप उनको नहीं समझ सकते, तो आपके संस्कार का भाग है। देश तोड़ने वालों की, आपके संस्कार का भाग है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री की आप इज्जत नहीं रख सकते। देश की पूर्व प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं रख सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार का पार्ट है। हमेशा अपमानित किया, जिन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर जी को हमेशा अपमानित किया, जिन्होंने हिंदुत्व को अपमानित किया, जिसने भारतवर्ष को अपमानित किया, उनके सामने हम आरती जलाएंगे क्या? देश तोड़ने की साजिश बाला साहब ठाकरे जी के, मेरा सीधा क्वेश्चन है कि बाला साहब ठाकरे जी के तस्वीर के सामने अगरबत्ती नरेंद्र मोदी जी ने जलाई क्या? भाजपा के प्रवक्ता में अगर हिम्मत होगी, उद्धव ठाकरे ने आपका जो प्रश्न था, जी को विचार क्यों तिलांजलि दी है? उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी के विचार को जो तिलांजलि दी है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। चर्चा क्या चल रही है वो पहले देखो। स्कूटी नहीं है रामने ने। बोलिए 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 साहब जी साहब।
चर्चा आज ये चल रही है, चर्चा जिस मुद्दे पे है वही मुद्दे पे चर्चा करो। जब बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं किया कांग्रेस ने। यह हम जब कहने जा रहे हैं मोदी जी ने क्या है, भाजपा ने क्या किया है, हमने कितना सम्मान किया है पूरे दुनिया को मालूम। हमने विचारों को तिलांजलि नहीं दी बाला साहेब ठाकरे जी को, इसलिए शिंदे साहब हमारे मंत्रिमंडल में है, इसलिए हम साथ में है, इसका ध्यान रखो। जुमलेबाजी मत करिए, भारत ने दिया। अरे जुमलेबाजी आप कर रहे हो, जुमलेबाजी मत करिए, आपने साबिर शेख जी का जो नाम लिया ना, आपने साबिर शेख जी का जो नाम लिया हमारे मंत्रिमंडल में थे, आपके नहीं थे। आज झूठ मत बोलिए, आप बोलिए मत, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। जोर से बोलने का, झूठ बोलने का ये नहीं चलेगा। आज झूठ मत मेरे ऊपर बोलिए, कोई असर नहीं होने वाला है जोर से बोलने का, झूठ बोलने का। प्रदीप जी मैंने भेज दिया, क्यों झूठ इंजीनियरिंग को बोलता हूं। यस, आपने साबिर शेख जी की जो बात आपने छेड़ी थी, साबिर शेख जी हमारे युति के मंत्रिमंडल में थे, हम साथ में थे जब, क्या आपको मालूम है? अरे मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है। आप अधूरी बात क्यों करते हो? आप अधूरी बात करते हो। हमको है जो 25 जो जनादेश भाजपा शिवसेना युति को दिया था, वो जनादेश का अपमान करके कांग्रेस के साथ में आप गए और ऊपर से ये बोलते हो हमको। कांग्रेस को नकारा था, कांग्रेस को लताड़ा था पब्लिक ने, अभी भी वही हुआ है। आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप संविधान की बात करते हो। जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को जनादेश दिया, ये जनता है, सब देखती है, सब जानती है। किसको था? 2 घंटे का घेराव नहीं था, 2 घंटे का घेराव जनता देख रही है, जनादेश जनता देख रही था। जनादेश भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को था, अलायंस को था, इतना जनादेश आपको नहीं था। कांग्रेस को जनादेश नहीं था। बिहार में क्या हुआ था? लालू आरजेडी सरकार चल रही थी, नहीं लालू सरकार चल रही थी। जनादेश का अपमान करने का, संविधान का अपमान करने का, कपिल डोके साहब, जब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र, द्विवेदी साहब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। कपिल डोके साहब, देवेंद्र फडणवीस दावोस में थे, महाराष्ट्र फिर देश का स्टार्टअप कैपिटल बन गया। डोके साहब, कपिल डोके साहब, आप कांग्रेस एमवीए आरोप लगा रहे थे कि लीडरशिप में प्रॉब्लम है, महायुति ठीक नहीं करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल हो गया है, करीबन 10.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डोके साहब यहां पर लेके आए फडणवीस साहब ने। महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे जा रहा है। कैसे देखते हो आप? क्या लीडरशिप स्किल्स दिखा रहा है, एक्सपोज करता है? देखो देवेंद्र फडणवीस जी पिछले 2 दिन में ही दावोस में गए थे। दावोस में 10.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने लाया, ऐसा वो उनके भी वेबसाइट पे मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना। और बीजेपी वाले भी कुछ लोग उसको फैला रहे हैं। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया होगा तो वो अपने महाराष्ट्र के लिए बहुत अभिमान की बात है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र का नागरिक इस नाते से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अभी जो स्टेज पे है वो उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार, ऐसी एक मराठी में कहावत है। बीजेपी के कुछ लोगों को आदत ऐसी है, 10.5 लाख करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करके आए तो लाए। ऐसा बर्ताव बीजेपी के लोगों ने नहीं करना चाहिए। अभी सिर्फ एमओयू की बात हुई है, 10.5 लाख करोड़ का एमओयू करने के लिए फार ज्यादा कोई अक्कल लगती नहीं है। एमओयू करके वो आए होंगे, वो उनका स्वागत है। लेकिन बीजेपी हमेशा जैसी करती है बड़ी बड़ी बातें और नीचे कुछ नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे उम्मीद करता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को मैं विनती करता हूं कि आपने जो 10.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाए हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे आइए। अब वो महाराष्ट्र में लाए हैं, अगले बार क्या होता वो भी देखना पड़ेगा ना। पिछले बार क्या वेदांता फॉक्सकॉन का क्या हुआ, आया था महाराष्ट्र में, चला गया गुजरात को। टाटा एयरबस का क्या होगा, आया था महाराष्ट्र में, चला गया गुजरात को। ऐसा नहीं होने को होना, ये मैं भाजपा के सभी लोगों से विनती करता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं लेटर लिख के विनती करने वाला हूं, उनका अभिनंदन करने वाला हूं कि आपने 10.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात शुरू कर दी है, लेकिन वो उद्योग महाराष्ट्र में ही होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी देवेंद्र फडणवीस जी की है। सावजी साहब तारीफ कर रहे, कपिल डोके साहब ने तारीफ किया है। हमारे
प्रवक्ता कपिल ढोके साहब ने देवेंद्र जी का अभिनंदन किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने जो कहावत का जो उपयोग किया है ना, वो कांग्रेस को कोई भी कहावत से रिश्ता नहीं है, कोई भी कहावत से कांग्रेस का रिश्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जमीनी का जनता के साथ रिश्ता कभी भी तोड़ दिया है। अभी कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, अभी इतना ध्यान रखो। और देवेंद्र जी जो कर रहे हो महाराष्ट्र के लिए, जब कर रहे हैं, जब इन्होंने जो लफ्ज यूज किया ना, एमओ के लिए कुछ अक्ल नहीं लगती। कांग्रेस की अक्ल में और भाजपा की अक्ल में बहुत फर्क है। कांग्रेस बेअक्ल है, भाजपा वाले बेअक्ल नहीं है, इतना ध्यान रखो। भाजपा सोच समझ कर सब कुछ करती है, और देवेंद्र जी जैसे कल्चरल और एक दूरदर्शी नेता जब महाराष्ट्र में है, तो जब वो कुछ करने जा रहे हैं, तो देखो कोई भी भाजपा की योजना, इसमें कांग्रेस वालों की लिस्ट अलग निकालो, ये हमने नहीं किया है। मुस्लिम के लिए अलग योजना निकालो, जैसे कर्नाटक में कर रहे हैं ना। अभी ये रिक्शा वालों की स्कीम सिर्फ मुस्लिम रिक्शा वालों के लिए है, हिंदू रिक्शा वाला स्कीम में बैठता नहीं है। ये कर्नाटक में दावोस के लिए कर सकते थे कुछ, लेकिन जहां इनका राज्य चलता है कांग्रेस वालों का, उनको देश के लिए समाज के लिए कुछ करना नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी के सामने आरती उतारना, ये इनकी जिंदगी हो गई है। और अक्ल की बात तो इनके तरफ से कुछ गुंजाइश ही नहीं रख सकते। जब देवेंद्र जी के अक्ल के बारे में जब इनका हिम्मत होती है बात करने की, तो देवेंद्र जी एक ऐसे नेता है जो महाराष्ट्र को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम अभी सबको साथ लेकर चलने की जब हमने कसम खाई है, तो सबको साथ लेकर चलने की खाई है। ये जात के लिए स्कीम है, वो धर्म के लिए स्कीम है। ये कांग्रेस वाले को जो काला चेहरा है ना, वो महाराष्ट्र में नहीं दिखेगा। इसलिए देवेंद्र जी फडणवीस का इन्होंने जो धन्यवाद दिया, प्रदीप जी उन्होंने जब अभिनंदन किया, तो खुले दिल से करो, मन में काला कपट रखकर ऊपर से बोलना, ये दोहरी चाल मत करो। ढोके साहब, देने का धन्यवाद तो खुले दिल से दो। एक्चुअली खुले दिल से ही दिया था, बोले महाराष्ट्र के हित खुले दिल से नहीं दिया, एमओयू करने को अक्ल नहीं लगती है। अच्छा, ये जो उन्होंने सेंटेंस बोला ना, उसने कमेंट खराब, और मराठी में जब बात हो जाएगी, एमओयू करने में अक्ल नहीं लगती, लेकिन एमओयू साबित करने में, पूरा करने में अक्ल होंगी तो दिखा दो। किसने एमओयू किया? मेरा विश्वास है देवेंद्र फडणवीस जी करेंगे, लेकिन वो जो तुम्हारा दिल्ली का आका है, वो जो तुम्हारा दिल्ली का आका है, वो महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात को लेके जाने की हिम्मत ना करे, बस इतनी अपेक्षा है। गलत है, गलत है। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात को हमारे सरकार में कोई भी नहीं गया है। वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस, झूठ बोलते हो। वो वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस, उसके गहराई में जाके देखो, वो महाराष्ट्र से उद्योग उधर गया क्या नहीं गया, वो पूरी तरह से देखो। आरोप करने से कुछ नहीं होता। द्विवेदी जी बोलो, द्विवेदी जी। आपके आरोप को कोई सीरियस नहीं लेगा, और ये आरोप सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। महाराष्ट्र का एक भी प्रोजेक्ट गुजरात को गया नहीं है। नहीं। जो गया है वो पहले से उनका कोई ये होगा, कमिटमेंट होगा, वो होगा। महाराष्ट्र में व्यवसाय हुआ और वो गुजरात में गया, ऐसा एक भी इंडस्ट्री गई नहीं है। ये झूठ मत बोलो। ये जो आपका जो नैरेटिव सेट किया ना आपने, ये चुनाव में एक बार हो गया सफल, लोकसभा में अभी नहीं होने वाला है, विधानसभा में आपका टुकड़ा साफ हो गया। इसके लिए नैरेटिव एक ही बात होता है, एक बार हो गया, अभी हम सावध हो गए आपसे, बहुत सावध हो गए। करेक्ट साहब जी, झूठ क्या बोलते हो, नैरेटिव क्या फैलाते हो, इसके ऊपर आप सब, हम महायुति जो है ना, ये जागरूक हो गए हैं कांग्रेस वालों की तरफ। अब ये चलेगा नहीं द्विवेदी जी, ये नहीं चलेगा। आपने एक बार बेवकूफ बना दिया, बार बार आप बेवकूफ नहीं बना सकते। बोलिए द्विवेदी जी। प्रदीप जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता जो हैं, जनता को तो गाली ना दें, जनता का तो अपमान ना करें सर। अरे डिबेट करें, ठीक है, तो बात करते हो, आप इतना झूठ बोलते हो, क्या बात करते हैं? कुछ भी बोलना है, ऐसा मत करो। उसके साथ ईमानदार रहो, उसके साथ ईमानदार रहो, बाकी कुछ नहीं। कारण मैं बता रहा हूँ आपको, वो तिलक को काला तिलक मत करो। अरे मैं कारण बता रहा हूँ भाई आपको, वो जो तिलक लगाए ना उसके साथ ईमानदार रहो। अरे कारण बता रहा हूँ मैं, वो तिलक के साथ ईमानदार रहो। अरे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात, अरे बात ईमानदार रहो। अरे बात सुन लीजिए पहले, बोलिए बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए। बात सुन लीजिए ना,
द्विवेदी जी बोलिए, आप बात क्या करते हो? बोलिए द्विवेदी जी क्या बोलिए। बात करते हो फिर आप? अरे पहले बात अरे बोल, बात तो रखो द्विवेदी जी, बात रखिए, बात रखिए, चिल्लाइए मत, बात रखिए द्विवेदी जी। भाई आप चिल्ला रहे हो, मैं क्या चिल्ला रहा हूं? मेरी द्विवेदी जी बात रखिए। अरे आप साहब साहब चिल्ला रहे हो, साहब साहब बोलने दो उनको, बोलने दो, बोलने आप दो, चिल्ला रहे हो। बोलने दीजिए। द्विवेदी जी बोलिए, बोलिए, बोलिए। देखो अरे भाई, अब सुन तो आपके लीजिए। मुंह से गलत नहीं सुनेंगे। जनता को गाली देने की सुन बात तो करते लीजिए हो। ना, पहले सुन लीजिए। किसको गाली दी है? 2014 में अपनी बात सुधार लो पहले। गाली किसने दी है? नहीं प्रदीप जी, गलत बात नहीं चलेगी। नहीं क्या बोल दे रहा हूं, खुद प्रदीप जी उनको पहले बोलो, गाली किसने दी किसको? नहीं, गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दिया। हाँ, मैं सुन लीजिए। नहीं, गाली नहीं दी। 2014 में गाली की बात किसको बोल रहे हो? अरे भाई, पहला लीजिए। ये करो, गाली किसने दिया? नहीं, गाली किसी ने नहीं, किसी ने नहीं दिया। किसको? द्विवेदी जी कोई गाली नहीं दिया, कोई नहीं, साहब जी साहब कोई गाली नहीं दिया। उन्होंने आरोप प्रदीप लगाया, जी, वो आरोप बात सुन लगाया लीजिए हमने गाली पहले। दिया करके। आपकी बात क्लियर हो जाएगी, अरे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। बोलिए, बोलिए, जो- सुनिए साहब जी साहब, सुनिए ना, क्या वो नहीं बोल रहे, नहीं बोल, गाली नहीं दिया उसने। उन्होंने जो 2000 लफ्ज यूज किया है, गाली किसने किसको दी? पहले अरे क्लियर करो। सुन लीजिए पहले। हाँ, बोलिए, द्विवेदी जी गाली किसको किसने किसको दी? हाँ, वो भी बता रहा गाली हूं, की बात किसने करते हो आप? किसको दी। बोलिए, बोलिए। आप किसने गाली की किसको बात दी? करते हो, किसने गाली दी? एक मिनट सुन अरे लीजिए। सुनो ना पहले, आपने बोला जनता को किसने गाली दी? हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ना, सुनिए नहीं तो क्या बताऊंगा फिर मैं। ये रिटेक करो। अरे मैं एक्सप्लेन कीजिए द्विवेदी जी, किसको गाली दिया और एक्सप्लेन कीजिए। साहब जी साहब वही चाहते हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साहब जी साहब वो चाहते हैं किसको गाली दिया था। सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिए। वायरल करो, चलो बोलिए, बोलिए। तो जाइए भाई आप। अरे किसको गाली दिया था द्विवेदी जी, बोलिए ना, वो सुनना चाहते हैं साहब आप जी साहब। गलत नहीं बोलेंगे। नहीं, 2004 से हाँ 2014 तक सरकार किसकी रही? कांग्रेस गठबंधन की। कांग्रेस गठबंधन 56 साल सरकार किसकी चली? कांग्रेस की सरकार चली। किसने चुना था? जनता ने चुना था। 2014 से 2000 अभी तक आपकी सरकार चल रही, किसने आपको चुना था? जनता ने चुना था आपको। तो जो अभी आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि टुकड़े कर दे रही कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, सुई से लेके ये आपके हवाई जहाज बन रहे हैं, किसकी सरकारों में बने? आयुर्वेदिक संस्थान किसकी सरकारों में बने? IIT किसकी संस्थानों में बने? IIM किसकी संस्थानों में बने? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसकी सरकारों में बने? और मैं बताऊं, LIC कहां उपजी? PCOs कहां उबड़ी? सार्वजनिक उपक्रम का कौन लेके आया था? आप सार्वजनिक उपक्रम बेच रहे हो, सार्वजनिक उपक्रम आप तो बेच रहे हो। जो आप उद्योगपतियों की चीजें बेच रहे हो, वो कौन लाया था? GST जो आपने लागू की, वो देश हित में नहीं है। आपने जो अंग्रेजों नमक पे GST लगा दी थी, कर लगाया था आपने, अंग्रेजों ने वाला काम किया। आपने दही पे लगा दिया, हर चीज पे लगा दिया, स्वास्थ्य पे लगा दिया, शिक्षा पे लगा दिया, किसानों पे लगा दिया, सब पे आपने GST लगा दी। तो आप मध्यम वर्गीय सरकार कहाँ है? 1 करोड़ पे 30 लाख रुपए लेते हैं। 1 करोड़ पे 30% आप देते हैं कर, लेते हैं आप बजट में देते हैं आप कि 30% ये देगा। 15 लाख से ऊपर वाला जो नौकरी करता है वो भी 30% देगा, 30% टैक्स देगा। तो ये कहाँ का न्याय है? तो जो 56 साल कांग्रेस ने राज्य किया, क्या अपने मन से राज्य किया? अगर उनकी नीतियां, उनके संसाधन, उनके तरीके जनता को पसंद नहीं आ रहे थे, तो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह क्यों सरकार में रहे? अब 2004 से अब 2025 में 11 साल आपको हुए थे, और इतना कूदने लगे, इतना कूद रहे हैं आप कि जनता ने नकार दिया, कांग्रेस बेकार हो गई, हमने गठबंधन कांग्रेस से कर लिया, तो कांग्रेस जो है वो गलत पार्टी है, आतंकवादी पार्टी है। भैया कौन सा आतंकवादी पार्टी? PDP से आपने गठबंधन किया, उसकी मुक्ति आपने गठबंधन रखा। PDP के आपने गठबंधन किया, 3.5 साल सरकार मलाई खाई आपने, और PDP की नेता को आपने नजरबंद रखा। किसने नजरबंद रखा? बिहार में RJD और JDU सरकार चल रही थी, तोड़ के किसने सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बनाया? अब हमें ज्ञान दे रहे हो, बड़ा चर्चा कि हम चले गए। तो आपने क्या किया था? आपको याद है सुशील कुमार मोदी जो मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले तो कैसे बने थे? वो JDU को और RJD सरकार तोड़ के मुख्यमंत्री बने थे। तो जो ज्ञान आप दे रहे हो
जो जो सब बातें कर रहे हो, तो एक गाली देना नहीं हो क्या है? आप जनता के लिए कह रहे हो, उन्होंने क्यों चुन लिया सरकार? डोके साहब, जनता कपिल सरकार अगर चुन ली है कपिल तो डोके क्यों साहब, चुन ली सरकार? 56 साल रहे हैं, पहले 56 साल रहिए आप देश में, तब भी सरकार रखिए, तब अहंकार लाइए, तब तानाशाही करिए, तभी अहंकार डालिए, तभी अहंकार। डोके साहब, नाना पाटोले जी ने कहा कि महाराष्ट्र में जंगल राज है, महाराष्ट्र में जंगल राज है, कुछ सही नहीं चल रहा है, चाहे भीड़ हो, परभणी हो, सैफ अली खान का इंसिडेंस हो, तो क्या चल रहा है, कहां जंगल राज? यहां डेवलपमेंट की बात है, साहू जी साहब हमेशा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाउ नाना पाटोले साहब कैसे बोलते जंगल राज है? डोके साहब, हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी ने जो बोला है कि महाराष्ट्र में जंगल राज शुरू है, आपने अगर देखा होगा तो बीड़ के मस्साजोग का प्रकरण आप सभी को मालूम है, संतोष देशमुख नामक सरपंच की हत्या का प्रकरण है। हत्या से जिसका डायरेक्ट संबंध है वो धनंजय मुंडे जी, ये देवेंद्र फडणवीस जी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप से वहां पे घूम रहे हैं। दूसरी बात, अभी भी देवेंद्र फडणवीस जी ने बीड़ का जो प्रकरण है, ठीक है, हर एक को फांसी होंगी, ये होगा, हर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा होंगी, किसको हम नहीं छोड़ेंगे, सब बोला है, हमें मंजूर है। लेकिन अगर आप भी बीड़ की क्राइम रेट अगर देखते होंगे, संतोष देशमुख तो ये प्रकरण महाराष्ट्र में चालू है, लेकिन उसके बाद में भी एक सरपंच की टिप्पर से हत्या हो गई, ट्रक की धड़क मार के। रोज बंदूक लेके हवा में गोली चलाने वाले कितने लोग घूम रहे, वो सीधे से सीधे धनंजय मुंडे जी के कनेक्ट है। दूसरी बात, ये बीड़ का हो गया। परभणी का प्रकरण अपन देखते होंगे तो सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के हमारे एक कार्यकर्ता, दलित समाज के कार्यकर्ता जेल में मर गए पुलिसों की मारपीट की वजह से। कौन सा प्रकरण चालू है? उसके बाद में अपन देखते होंगे तो अभी वो क्या नाम है आपका, तुम्हारा मुंबई का रेप केस वाला प्रकरण। हाँ, अच्छा, वो शिंदे जी, एनकाउंटर अक्षय शिंदे, हाँ, कहाँ पे हुआ था? कौन सा एरिया है वो? बदलापुर। हाँ, बदलापुर, मुझे बदलापुर याद आ रहा था। बदलापुर का प्रकरण अगर आप देखते होंगे, जो सच्चे, जो बाकी गुन्हेगार है उनको वो आज भी मौकाट है। अक्षय शिंदे का इनकाउंटर कर दिया, वो हत्या कर दी, वो खत्म हो गया काम। उसके कायदा है कहाँ पे? कायदे का ये कहाँ पे है? आज अगर आप देखते होंगे तो हर एक शहर में कोई भी बंदूक निकल रहा, कोई भी किसका मर्डर कर रहा। यही देवेंद्र फडणवीस जी जब आर पाटिल जी 2013-14 में मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तब यही देवेंद्र फडणवीस जी, कुत्ता भी मर गया तो गृह मंत्री के इस्तीफा मांगते थे। अभी देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे कि ये छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, लोग काय पे भी इस्तीफा मांग रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका इस्तीफा, लेकिन महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था नहीं है, ये अपने अंतर मन में समझ लेना चाहिए। और महाराष्ट्र की कायदा और सुव्यवस्था अबाधित रहने के लिए आप कुछ तो भी प्रयास करिए। ऐसी आपसे अपेक्षा है। हमारे पूर्व नेता और अजित पवार जी के राष्ट्रवादी के नेता बाबा सिद्दीकी जी, इनका मुंबई में दशहरे के दिन मर्डर हो गया। क्या, कौन सी कायदा सुव्यवस्था कहां पे है? अभी भी सैफ अली खान, मैं बाबा सिद्दीकी के बाद में मुंबई का दूसरा प्रकरण, सैफ अली खान के घर में घुसकर लोग उनको चाकू मारते हैं। कहां है कायदा, कहां है सुव्यवस्था? महाराष्ट्र की पुलिस होंगी ना उसके घर के बाहर। ये सबसे पुलिस का अपयश है। महाराष्ट्र में जंगम राज चालू है, जो हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी ने बोला है वो बिल्कुल सच है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से विनती करता हूं कि आपके राजकारण में ये आपके नजदीक का है, ये आपके दूर का है, इसके कारण ये महाराष्ट्र का बिहार मत होने दीजिए। अब बिहार से भी आगे महाराष्ट्र बढ़ रहा है क्या, ऐसा सवाल हमारे जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं को पड़ता है। महाराष्ट्र की कायदा और सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए मैं उनसे विनती करता हूं। और हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है लक्ष्मण काका जी, मैं उनको भी बोलता हूं, काका जी मैं आपसे बहुत छोटा हूं, आप भी देवेंद्र फडणवीस जी से बात करते होंगे तो ये कोई आपके पार्टी के लिए और राज्य के लिए कोई व्यवस्थित नहीं है। ये कायदा और सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए आप उनको एक न्योता भेजिए। थैंक यू। साहू साहब, आप सुने कपिल डोके जी ने जिस प्रकार से बोलिए साहू साहब बोलिए। कपिल डोके जी ने अच्छी बात की है कि देवेंद्र जी से वो कहना चाहते हैं जो उन्होंने कह दिया। बात ऐसे कि देवेंद्र जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कानूनी व्यवस्था को एक अच्छी बनाने के लिए महाराष्ट्र में जो प्रयास किए हैं, पुलिस दल को पूरे
इक्विपमेंट के साथ, उनकी सुविधाओं के साथ, उनके गाड़ियों के साथ जो सुविधाएं दी है और जो अच्छा पुलिस दल बनाने जा रहे हैं, उनके प्रयास पूरे पुलिस दल को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है, उनका रवैया भी सबको मालूम है। देवेंद्र जी किसी गलत आदमी को बख्शेंगे नहीं, ये निजी तौर भी हमको विश्वास है, मुख्यमंत्री है वो भी विश्वास है, गृह मंत्री है फिर भी विश्वास है। इतना ध्यान उन्होंने सभी गढ़चिरौली से लेकर जिस तरह से उन्होंने नक्सलवाद का सामना करने के लिए जैसे प्रयास किए, आज गढ़चिरौली के जो हालात बदलने जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। और ये जो अभी जो जिन्होंने जो मुद्दे उठाए उसके हर एक की वजह क्या क्या है हम सब जानते हैं। हर एक जो हादसा है, हर एक जो मामला है, जो कानून के तौर पर जिसकी सरकार ने जितनी जो बातें करनी चाहिए वो सरकार करती है। सरकार कभी भी गलत आदमी के साथ सरकार खड़ी नहीं है, इतना ध्यान रखो। कोई भी हो, चाहे कौन सी भी केस में हो, जो घटना होती है, जो दर्दनाक होती है, जो दुखद होती है, उसका दुख और दर्द ये कोई इतना छोटा भी नहीं होता है, वो सबके लिए उतना ही होता है। उसके लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे रोज दिन ब दिन उस केस में जैसे जैसे सामने चित्रीकरण आते गया, अभी जिन्होंने सैफ अली खान का जो घटना का जो उल्लेख कर रहे हैं उसके बारे में कैसी कैसी बातें सामने आ रही है, क्या आप अधूरी नॉलेज लेकर हमको चलना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो कानून के दायरे में आता है वहां गृह मंत्रालय का जो रवैया होना चाहिए वो कड़ा रुख अपनाने का पूरा, उधर किधर भी कसर नहीं छोड़ेंगे देवेंद्र जी, ये सबको विश्वास है। देवेंद्र जी कभी कोई गलत के काम के साथ में खड़े नहीं हुए हैं आज तक। उनका इतिहास आप देखिए, 5 साल के उनके मुख्यमंत्री का कालावधि देखिए, गृह मंत्री का देखिए, जो 2.5 साल उन्होंने काम किए हुए और आज भी काम करते वक्त देखिए, वो गलत कोई भी आदमी को बख्शेंगे नहीं और कानून के दायरे में जो आदमी दोषी होगा उसको बचाने का काम देवेंद्र जी करेंगे नहीं। ये ढोके साहब को मैं प्रॉमिस करता हूं इसके बारे में, उसके आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि ये कभी कभी हम चैनल पे कभी भी प्रॉमिस की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इसके बारे में, देवेंद्र जी कभी भी गलत आदमी को बख्शेंगे नहीं। साहू जी साहब, आप सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने वाली मोदी जी, फडणवीस जी, नासिक में कुंभ होने वाला है तो बहुत जरूरी है कि गिरीश महाजन जी वहां पर गार्डियन मिनिस्टर बने, ये बीजेपी का कहना है। तो क्या बीजेपी नासिक महाकुंभ होगा, कुंभ होगा, जबरदस्त इवेंट होगा, वही उसी टाइप के क्या करना चाहते हो जो अब महाकुंभ होगा यूपी में, प्रयागराज में? क्या कारण है कि आप लोग कह रहे हैं कि गिरीश महाजन को ही बनाओ गार्डियन मिनिस्टर? नहीं सब बातें अलग अलग है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, उसके साथ तो हमारी निष्ठा है, वो कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मामला भी नहीं है। उसने सब में शामिल होना चाहिए, सबने सहयोग देना चाहिए और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब उसके साथ, सब कुंभ के साथ जुड़ा है, उसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं है। अभी जहां तक बात गार्डियन मिनिस्टर की आप बोल रहे हो, हाँ। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है और शिंदे साहब और अजित दादा, उनके दोनों शिवसेना और राष्ट्रवादी दल और भाजपा, तीनों का सरकार जब साथ में है और तीनों काम देख रहे हैं पूरे राज्य का विकास के बारे में, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है उसके बारे में, वो 4 दिन यहां नहीं थे, किसी को कुछ लगा होगा तो उन्होंने, मैं आने के बाद उसके बारे में हम जो कुछ मामला है हल करेंगे। ऐसा तीनों दल के हर एक कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को, मेरे दल को ये अवसर मिलना चाहिए, ये लगना कोई गलत बात नहीं है। अभी उसका निर्णय जो होगा वो सही होगा और उसके साथ हम सब है, उसमें क्या। तो द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाहते थे? ये तो गार्डियन मिनिस्टर्स सामने एक दूसरे के झगड़े कर रहे हैं, जैसे तटकरे जी का पूरे रायगढ़ में पूरा जला दिया टायर और पूरे रोड बंद कर दिए, तो ये क्या दिख रहा है? उद्धव जी ने भी, आदित्य जी, सब लोग ने आलोचना की है इसका। द्विवेदी जी देखिए, आलोचना करने वाली बात ही है ये। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता एक बात सा सुन रहा था, वैसा मुझे बड़ी खुशी हुई। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, सरपंच जी की हत्या हो गई, पूरा जंगल राज बना हुआ है, तब भी इनको महाराष्ट्र की पुलिस पे बड़ा बहुत ही ज्यादा इनको वो है, विश्वास है कि महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो काम कर रही है, वो काम करेगी। अभी तक शायद मुख्यमंत्री फडणवीस जी नहीं बन पाए थे, शिंदे जी धोखे में बन गए थे,
तो शायद प्रशासन सही नहीं था। अब मुख्यमंत्री वो बन गए हैं, तो जितनी हत्याएं उनके सामने हुई था उतनी शिंदे जी के साथ में भी नहीं हुई थी सामने, और जितनी उद्धव ठाकरे के सामने नहीं हुई थी। मुझे एक प्रकरण याद आ गया बॉस, महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी, एक नेता थे, उनकी हत्या हो गई, नाम आप सबको मालूम होगा। अब उसके लिए भाई भारतीय देवेंद्र फडणवीस से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की जो पुलिस थी उसके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिया, साहब ये जांच सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत से आरोपी हैं, उनको पुणे पकड़ा जा रहा है। के बारे में बोल रहे हैं, जरा बोलिए, स्पष्ट कीजिए, द्विवेदी जी जरा स्पष्ट कीजिए, साहब जी साहब समझे नहीं, कौन से किसके समझ जाएंगे। फिल्म स्टार थे, फिल्म स्टार, हाँ उनका नाम याद कर लीजिए आप, सलमान खान नहीं ले रहा हूँ, फिल्म स्टार थे, उनका नाम आप याद कर लीजिए। उनके बारे में बिहार में एफआईआर हुई, सुशांत सिंह राजपूत, केंद्रीय मंत्री इतना परेशान हो गए हमारे अमित शाह जी, उसको जंगल राज चल रहा था, आज इतना अच्छा राज चल रहा है, इतनी हत्याएं भी हो रही हैं, और इनके विधायक जो सरकार में है 22 सैनिक सुरक्षा वाले भी मारे जा रहे हैं, लेकिन साहब जंगल राज आज नहीं है। उस समय जंगल राज हो गया था, बिहार में एफआईआर कराई गई, सीबीआई से जांच कराई गई, 4 महीने तक साहब पुलिस कमिश्नर आपने नियुक्त किए हुए पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में एफिडेविट दिया, सुन लीजिए भैया, आपके खिलाफ आपके पुलिस कमिश्नर ने एफिडेविट दिया कोर्ट में। आप कौन सी बात करते हैं? अरे एफिडेविट दिया कोर्ट में, वसूली सरकार हमको कंपल्सरी वसूली का आदेश है, ये आपके पुलिस कमिश्नर ने परमवीर सिंह के बात कर रहे हैं, झूठे आदमी सुन लीजिए, परमवीर सिंह के बात कर रहे हैं, आपके पुलिस कमिश्नर ने एफिडेविट दिया, परमवीर सिंह के बात कर रहे हैं, आपके कार्यकाल में आपके होम मिनिस्टर जेल में थे, आपके कार्यकाल में आपके होम मिनिस्टर जेल में थे, आप कौन सी बात कर रहे हैं? अब सुन लीजिए ना, आपके कार्यकाल में आपके होम मिनिस्टर जेल में गए थे, किसकी बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, अरे द्विवेदी जी, आपके होम मिनिस्टर आपके कार्यकाल में जेल में गए थे। अरे भैया आप सुनिए, किसी कह दीजिए, आप एक केंद्र गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। अरे भैया आप किसी को कह दीजिए, क्यों आपके कार्यकाल में आपका होम मिनिस्टर जेल में जाता है और क्या बात करते हैं आप? अरे भाई चुप रहे तो मैं जवाब दे लूंगा। अरे आप चुप रहे, आपके कार्यकाल में आपका होम मिनिस्टर जेल में गए। अरे भैया आप चुप रहे तो मैं जवाब दे दूं। भाई साहब इतना उतावले मत हुआ करिए, तेजी से मत हुआ करिए। अरे उतावले क्या हूं मैं उतावला नहीं हूँ, आप गलत बोल रहे हो। अरे भाई चुप रहिए ना। छगन भुजबल जी 18 महीने जेल में रहे, आप ही ने आरोप लगाया था, देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था, आप ही लोगों ने आरोप लगाया था। अब आपके यहाँ आ गए वो साधु संन्यासी हो गए। अजीत दादा पवार पे आप ही लोग आरोप लगा रहे थे। परमवीर सिंह ने दिया 100 करोड़ का, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में जो कहा है कि साहब मेरे इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुझे नहीं मालूम है 100 करोड़ रुपए कहाँ से आने थे, हमें बिल्कुल मालूम। चाहे हाई कोर्ट की चीजें देख लीजिए, प्रदीप जी से पूछ लीजिए, तो झूठ मत बोला करिए भाई साहब। मैं क्षमा चाहता हूँ, जो सैनिक जो है वो झूठ नहीं बोलते। नहीं झूठ नहीं बोलते, झूठ मत बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ देखिए आज इतनी हत्याएं हो रही हैं और महाविकास अघाड़ी में सुशांत सिंह की राजपूत को लेके ये बिहार चले गए, सीबीआई से उन्होंने जांच कराई, आखिरी में क्या हुआ, ढाक के 3 पार। हाँ 4 महीने जो है सरकार की बदनामी करते रहे। इनके प्रवक्ता आते थे और कहते नहीं जब बिल्कुल ये हुआ ऐसा हुआ ऐसा करेंगे, वहां से भी डीआईजी बुला लिया, डीजीपी भी आ गए महाराष्ट्र में, वो भी कहने लगे ऐसा मैं जांच कर रहा हूँ। देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने कुछ होते हैं और खाने कुछ होते हैं। आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़वा रहे, आज मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट गए, हनुमान चालीसा कहीं नहीं हो रही। वैसे प्रदीप जी मैं सुन रहा हूँ, साहब जी हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं हो रहा सर। बिल्कुल 2.5 साल उस समय बीत गए, अभी 1.5-2 महीने इधर बीत गए, हनुमान चालीसा नहीं हो रही सर। लाउडस्पीकर उतर गया क्या सर? मैं लास्ट लैप पे आ जाता हूँ, 1 मिनट। डोके साहब, विजय विदेट्टीवार ने ₹1 क्रॉप इंश्योरेंस का फ्रॉड के बारे में बात किया है। 5,000 करोड़ का स्कैम है, परभणी, जलगांव, बीड़ में सबसे ज्यादा। तो कुछ कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखो, क्रॉप इंश्योरेंस एक किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है।
इसके पहले जो भी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की रहो या महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट रहो, वो दोनों भी गवर्नमेंट में और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट भी, तो क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे ठीक है, प्रीमियम लेते थे लोग, पैसे भरते थे, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे लोगों को मिलते थे और लोगों को एक बड़ी राहत क्रॉप इंश्योरेंस के पैसों से मिलती थी। लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस, मेरा कहना क्या है, खाने के लिए पूरा देश इनके लिए बचा है, लेकिन किसान जो अभी बड़ी मुश्किलों में गुजर रहा है, किसान जो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है, वो किसानों के साथ तो भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मेरी सरकार से सबसे पहली उम्मीद है। दूसरी बात, क्रॉप इंश्योरेंस में जो एक 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, ऐसा जो सामने आ रहा है, मुझे भी लगता है कि वो जब अंतिम चौकसी उसकी हो जाएंगी तब बिल्कुल वो लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि जब से 1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस की योजना शुरू कर दी है, लोगों को एक इन्होंने राहत दे दी कि हम 1 रुपए में तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, लोगों को लगता अपने को पैसे नहीं लग रहे, लेकिन जो पैसे आने वाले थे किसानों की तरफ, वो पैसे भी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मैं खुद किसान हूं, बाकी डिबेट में बैठे हुए बाकी के लोग, उनको किसानों के बारे में क्या मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद किसान हूं। जब मैं अगले सरकार में क्रॉप इंश्योरेंस के तहत 500 रुपए भरता था, तो मुझे जब इंश्योरेंस मिलता था तो कोई तो भी 70-75 हजार, 80-85 हजार रुपए मिलते थे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, 1 रुपया भरने के बाद बिल्कुल रुपया भी मिल नहीं रहा है। क्रॉप की हालात अपन देखते होंगे तो उससे भी ज्यादा खराब से खराब होती जा रही है। तो क्रॉप इंश्योरेंस के में जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, वो अगर सिद्ध हो जाए तो ये सरकार को, ये महाराष्ट्र के किसान माफ नहीं करेंगे। लेकिन आगे भी ऐसे किसानों के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मेरी सरकार से उम्मीद है। सावजी साहब 1 मिनट में बोलिए। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, फडणवीस साहब ने कहा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नहीं, वो बात ऐसी है, किसानों के साथ खिलवाड़ आज तक कैसी हुई है, इसलिए किसान के ऊपर ये नौबत आई है। हम जब भी सत्ता में आए हैं तो किसानों के लिए जो प्रयास किए हैं पहले से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके राज्य सरकार तक, ये सब जानते हैं। किसानों के ख्यालात इससे पहले कभी भी जितने हुए नहीं, उससे ज्यादा ख्याल भी दिया जाता है। फर्टिलाइजर के बारे में कितनी हमको तकलीफ होती थी पहले, अभी नहीं होती है। पानी के लिए कितना तरसना पड़ता था, आज पानी की जो योजनाएं हुई है। फर्टिलाइजर की बात क्या करते लक्ष्मण जी आप? मैं आपको कुछ खेती का अनुभव होगा तो बोलिए, फर्टिलाइजर की बात क्या करते हो? अरे हमारे टाइम पे 500 रुपए का मिलने वाला डीएपी का बोरा अब 1500 रुपए को लेना पड़ता है। फर्टिलाइजर में कितना भ्रष्टाचार करके रखा है। फर्टिलाइजर के बोरी के ऊपर भी नरेंद्र मोदी खुद का फोटो छापता है। अरे सुनो ना, फर्टिलाइजर में कितना भ्रष्टाचार रहा है आपको क्या मालूम है? खेती का 1 रुपए के क्रॉप इंश्योरेंस में 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले आपने क्या बोलते हैं किसानों के बारे में? अरे फर्टिलाइजर के बारे में बोलने का अधिकार भाजपा के लोगों को नहीं है। 500 रुपए का बोरा 1500 रुपए का मिल रहा है। किसानों की लूट सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में चालू है। कपिल जी, अरे आप गलत, मैंने कितने शांतता से बताया, सच बोलो ना, हम सुनने को तैयार है। जिस बात का आपको मालूम है क्यों बोल रहे हैं? मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। क्या मालूम है? फिर झूठ कैसे बोल रहे हैं? फर्टिलाइजर के ब्लैकमेल करते 500 रुपए का डीएपी का बोरा 1500 रुपए का क्यों लेना पड़ रहा है? ब्लैकमेल करते 500 रुपए का फर्टिलाइजर का बोरा 1500 रुपए में क्यों लेने को पड़ रहा है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसानों को सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? बोलो ना, फर्टिलाइजर को किसानों का फर्टिलाइजर का बोरा क्यों महंगा हो गया? कांग्रेस वालों की पूरी जिंदगी गई फर्टिलाइजर को ब्लैकमेलिंग करते। कांग्रेस फोबिया हो गया, कांग्रेस को खराब बोलने के सिवा आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तुमको कौन सा किसानों को क्या दिया? बोलो ना, किसानों को क्या दिया? किसानों को कितना लूटा? अरे आपकी गवर्नमेंट ने किसानों को कितना लूटा? मैं बोलता हूँ अरे आज का किसानों की आत्महत्या का रेशो देखो, सबसे ज्यादा आत्महत्या आपके कार्यकाल में हो रही है। किसानों की सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या आपके कार्यकाल में हो गई। हर रोज की आत्महत्या का रेशो देखो, कांग्रेस का इतिहास है। भाजपा वालों ने किसानों की आत्महत्या का रेशो देखना चाहिए। किसानों की आत्महत्या का इतिहास कांग्रेस का काला चेहरा है। पूरा फर्टिलाइजर ब्लैकमेलिंग करते कांग्रेस फोबिया हो गया, कांग्रेस फोबिया। द्विवेदी जी, कांग्रेस आपको फोबिया हो गया है। द्विवेदी जी, जो अच्छा चलता है, अच्छा कहने के लिए बहुत दानत लगती है उसके लिए। द्विवेदी जी, जो किसानों के लिए जो पूरे प्रयास हुए हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। क्या होगा अभी उद्धव ठाकरे जी का? ये गलत बात नहीं चलेगी। फर्टिलाइजर को ब्लैकमेलिंग करते करते आपकी कांग्रेस होने की पूरी जिंदगी गई। आप हमको सिखाते हैं किसान का।
किसान की आत्महत्या को कारण कांग्रेस के आज तक की नीतियां है। प्रदीप जी, किसान के प्रदीप आंदोलन जी, 50 साल में जितने हमने छेड़े हैं, प्रदीप जी, के ऊपर कपिल जी बोलिए, कांग्रेस ने किया 50 साल। प्रदीप जी मेरी बात सुनो। प्रदीप जी बोलिए। 1 रुपए के क्रॉप इंश्योरेंस की बात, 50 साल कांग्रेस ने किसानों के ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, ये बात करते हैं हमसे। आप किसानों ने कांग्रेस को घर में बिठाया, अब ये बात कर रहे हैं किसानों की। द्विवेदी जी जल्दी में 1 मिनट में बोलिए, उद्धव जी का फ्यूचर क्या है? उद्धव जी जो बातें कानून के दायरे में है, जो बातें कानून के दायरे में है, कोई सरकार क्या करती है हमको मालूम है। हमारी सरकार जब देवेंद्र जी है, एकनाथ जी है और अजित दादा जी है, ये सरकार बीमा कंपनी का जितना भी जो आएगा ना सामने, वो सबके सामने आएगा, कौन इसके पीछे था, कौन के साथ में था। चिंता मत करो आप, कोई किसको छोड़ेंगे नहीं। जो बात आप करते हो ना 3 महीने के बाद टाल देते हैं। कांग्रेस वालों की जो डोनेशन है ना हमारे डेमोक्रेटिक को पूरे, ये इसके लिए हमको इतना हर मामले का सामना करना पड़ता है। बोलिए कपिल जी, जल्दी बोलिए। कपिल जी बोलिए, द्विवेदी जी बोलिए। मैं बोलूं कि बोलिए कपिल जी, बोलिए कपिल। मैं बोलता 1 मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए। बोलो, 1 मिनट बोलिए। लक्ष्मण साहब जी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने ये किया, वो किया। इनके बोलने में पूरी तरीके से उनको कांग्रेस फोबिया हुआ है। उनका एक भी सेंटेंस पूरा सुन लीजिए, बाद में आप 1 मिनट पूरा बोल लीजिए। उनके बोलने में एक भी लफ्ज कांग्रेस को गलत बोलने के सिवा या कांग्रेस के 50 साल निकलने के सिवा कुछ भी आ नहीं रहा। मेरी उनसे उनके अंतर्मन को उनने सवाल करना चाहिए, 2014 के पहले किसानों की परिस्थिति क्या थी और 2014 के बाद किसानों की परिस्थिति क्या है। पूरा मेरे बाद में पूरा आपने बोलना चाहिए। मेरे बाद में 2014 के बाद किसानों की हालात क्या है। मैंने उदाहरण के साथ बताया कि मैं 500 रुपए प्रीमियम भरता था तो मुझे 75,000 रुपए इंश्योरेंस के मिलते थे। अब मैं 1 रुपया भरता तो मुझे 75,000 नहीं मिलते। ये पहली बात। दूसरी बात, 2014 के पहले 500 रुपए का डीएपी का एक बोरा आता है, खाद का, फर्टिलाइजर का, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी आपको खेती का मालूम नहीं होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं। डीएपी का बोरा 500 रुपए में मेरे को मालूम हो गया, तुमको कितना मालूम है? हाँ, अब 500 रुपए का जो बोरा मिलता था, कितना मालूम है? मुझे पूरा करने दो, आप बाद में बोलो। 500 रुपए का बोरा 1500 रुपए में मिलता है। यही देवेंद्र फडणवीस जी, पाशा पटेल, यही देवेंद्र फडणवीस जी, पाशा पटेल, पंकजा मुंडे टाल लेके निकले थे। कपास को भाव मिलना चाहिए, सोयाबीन को भाव मिलना चाहिए। आज क्या भाव है कपास का, क्या हालत है सोयाबीन की? ये देवेंद्र फडणवीस जी 2014 के पहले कपास को 10,000 का भाव मांग रहे थे। आज कपास 7,000 से कोई ले नहीं रहा है। सोयाबीन का भाव 7,000 उस समय मांग रहे थे, आज 3,000 से सोयाबीन को कोई खरीद नहीं रहा है। ये सब झूठी बातें हैं किसानों के बारे में। भाजपा वाले कभी किसान के नहीं हो सकते। और 1 रुपए का जो इंश्योरेंस का बात है उसके ऊपर बोलो। कांग्रेस को किसान के मुर्दे गाड़ दिए 50 साल में। देखो, इसलिए इनका एक लफ्ज भी कांग्रेस के सिवा पूरा नहीं होता है ना। तुम कांग्रेस एक लफ्ज भी कांग्रेस के सिवा पूरा नहीं होता। तुम क्या करते हो? तुमने क्या किया बोलो? तुमने 10 साल में किसानों के लिए क्या किया बोलो? क्या राहत दिया बोलो? क्या राहत दिया किसानों के लिए 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बोलो? किसानों के लिए 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बोलो? किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पहला पॉइंट, 4 पॉइंट में बताओ। चलो 4 पॉइंट में बताओ। पहला पॉइंट थैंक यू द्विवेदी साहब। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तुम्हारे से कुछ नहीं बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए, लास्ट 1 मिनट बोलिए, जल्दी बोलिए। तुमने देश को बर्बाद किया, शांति सिखाते हो। तुम किसान के कभी नहीं हो सकते। तुम बेच रही हो। तुमको इंग्लैंड में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताओ। तुम अगर किसान के साथ होते ना तो इंग्लैंड में जाके राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी नहीं पड़ती थी। पाकिस्तान के भीख नहीं मांगते थे। मोदी को हराने के लिए किसानों के लिए प्रदीप जी मेरा सवाल है, किसानों के लिए क्या किया? 4 मुद्दे बताओ। किसानों के लिए 10 साल में क्या किया? बताओ 4 मुद्दे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट बताओ। द्विवेदी जी आप बोलने वाले भिखारी जाके हाथ में फैलाते मोदी को हराने के लिए। किसानों ने मोदी जी को जिताया है, किसानों ने यहाँ फडणवीस जी को जिताया है।
ध्यान रखो, उस समय उनको भारतीय हकल जनता दिया, पार्टी ने नहीं किया। उनको सत्ता जब से मुख्यमंत्री बेदखल कर दिया देवेंद्र फडणवीस जी किसानों ने, बने, उनको किसानों धमकाने ने के लिए, उनको सत्ता डराने से के लिए बेदखल कर दिया। उन पे जांच शुरू कर दी। तो ध्यान रखो। थैंक यू सो मच द्विवेदी जी, थैंक यू सो मच कपिल डोके साहब, थैंक यू वेरी मच साहू जी साहब, साहू जी साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हमको मोदी जी को थैंक यू साहू जी साहब, थैंक यू साहू जी साहब, साहू जी साहब, वी कम टू द एंड ऑफ द किसान प्रोग्राम, हमारे साथ है, वी इसलिए थैंक यू ध्यान रखो। साहू जी साहब, थैंक यू सो मच, साहू जी साहब, थैंक यू सो मच। यहाँ किसान हमारे साथ है, इसलिए हमको विजय पाने को मिलती है। कांग्रेस को नकार दिया है किसान लोगों ने। Thank you so much. Saji Saab, thank you so much. Doke Saab, thank you. Dwivedi Saab, thank you so much for being on the show. It's a very, very fantastic debate today. Thank you so much, Dwivedi ji. Thank you. Thank you, Doke Saab. Thank you, Saji Saab. Thank you very. It's been a fantastic talk, a fantastic debate. Nobody wants to end it. It has continued. It will go on forever. We always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned. Where liberty is concerned, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and the right to life, liberty, and pursuit of happiness. Where fraternity is concerned, believing in eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation." Subscribe to the channel. You click on to that particular subscription and you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And as we say, it's a fundamental duty of all political parties to come together to protect the foundations of the Constitution, the pillars of the Constitution. Protect the pillars of the Constitution. And if the pillars of the Constitution are survives, the nation survives, the people of the Republic survives, we all survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.